ब्रह्मांड में अरबों ग्रह है, लेकिन जहाँ तक हम जानते हैं जीवन सिर्फ एक जगह है। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसने महासागर बनाए, आसमान बनाया, जंगल बनाए और आखिरकार हमें बनाया। लेकिन पृथ्वी हमेशा ऐसे नहीं थी। 4.6 बिलियन साल पहले यह ग्रह आग का एक नरक था। पिघली हुई चट्टानें, जहरीली गैसेस और लगातार एस्टेरॉयड इम्पैक्ट्स। ना महासागर थे, ना ऑक्सीजन, ना जीवन। लेकिन चाँच के बीच धीरे धीरे पृथ्वी बदलने लगी। सरफेस ठंडी हुई, बारिश शुरू हुई और पहली बार महासागर बने। फिर जीवन शुरू हुआ। सिंपल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स एनिमल्स तक, डायनासोर्स से मैमल्स तक। इवोल्यूशन ने करोड़ों साल लगाए एक ऐसी स्पीसीज को बनाने में जो सोच सके, सवाल पूछ सके और अपने आसपास की दुनिया को बदल सके, इंसान। लेकिन शुरुआत में इंसान पृथ्वी का रूलर नहीं था। हम कमज़ोर थे, धीमे थे और लगभग हर बड़े शिकारी से डरते थे। हमारे पास क्लॉज नहीं थे, तेज दांत नहीं थे, मजबूत शरीर नहीं था। लेकिन हमारे पास एक चीज़ थी, दिमाग। इंसानों ने पैटर्न्स देखना शुरू किया, जानवर की मूवमेंट, मौसम, नदियाँ। धीरे धीरे हम सर्वाइव करना सीख गए। हजारों साल पहले रात इंसानों के लिए सबसे बड़ा डर थी। अंधेरे में प्रेडेटर्स छिपे होते थे, हर आवाज़ खतरा लगती थी। लेकिन फिर प्रकृति ने इंसान को एक हथियार दिया, आग। शायद किसी जंगल की आग से या बिजली गिरने से इंसानों ने पहली बार आग देखी। शुरुआत में हम उससे डरते थे, लेकिन फिर हमने उसे कंट्रोल करना सीख लिया और उसी पल मानव इतिहास बदल गया। आग ने हमें गर्मी दी, सुरक्षा दी, अंधेरे की रोशनी दी। अब प्रेडेटर्स हमसे डरने लगे। लेकिन आग ने सिर्फ सर्वाइवल नहीं बदला, उसने इंसानों का दिमाग बदल दिया। पका हुआ खाना कच्चे खाने से ज़्यादा एनर्जी देता था और एक्स्ट्रा एनर्जी हमारे ब्रेन को ग्रो करने लगी। धीरे धीरे इंसानों का ब्रेन बड़ा होता गया। हम बेहतर सोचने लगे, बेहतर कम्युनिकेट करने लगे और फ्यूचर के बारे में प्लान करने लगे। रात में जब बाकी दुनिया सो रही होती थी, इंसान आग के आसपास बैठकर स्टोरीज सुनाने लगे। यहीं से लैंग्वेज इवॉल्व हुई, नॉलेज एक इंसान से दूसरे इंसान तक जाने लगी और सिविलाइजेशन का बीज बोया गया। लेकिन पृथ्वी लगातार बदलती रही। एक समय अर्थ का बड़ा हिस्सा बर्फ से ढक गया, आइस एज। टेम्परेचर्स गिर गए, जानवर माइग्रेट करने लगे और इंसान को सर्वाइव करने के लिए अडैप्ट करना पड़ा। कुछ ग्रुप साउथ की तरफ गए, कुछ केव्स में रहे। हर दिन सर्वाइवल की लड़ाई थी। लेकिन इंसानों ने हार नहीं मानी। उन्होंने टूल्स बनाए, स्पीयर्स बनाए और टीम वर्क सीखा। इंसान अकेले कमज़ोर था, लेकिन ग्रुप्स में हम डेंजरस बन गए। हमने स्ट्रैटेजी सीखी, कम्युनिकेशन सीखा और कोऑर्डिनेशन सीखा। धीरे धीरे इंसान फूड चेन के टॉप की तरफ बढ़ने लगा। फिर इंसान ने कुछ ऐसा किया जो किसी और स्पीसीज ने कभी नहीं किया था। उन्होंने कल्पना को दीवार पर उतारना शुरू किया। केव पेंटिंग्स, एनिमल्स, हंट्स, सिंबल्स। ये सिर्फ ड्राइंग्स नहीं थी, ये प्रूफ थी कि इंसान सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहा था, वो सोच रहा था, महसूस कर रहा था और मीनिंग ढूंढ रहा था। फिर धीरे धीरे आइस एज खत्म होने लगी, क्लाइमेट स्टेबल होने लगा, प्लांट्स बढ़ने लगी और पहली बार इंसानों ने एक जगह रुकना शुरू किया। ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन था। खेती, पहली बार इंसानों ने खुद अपना फूड उगाना शुरू किया। अब उन्हें हर समय माइग्रेट करना नहीं पड़ता था। विलेजेस बनने लगी, पॉपुलेशन बढ़ने लगी और सिविलाइजेशन जन्म लेने लगी। नदियों के किनारे दुनिया की पहली सिविलाइजेशन पैदा हुई। मेसोपोटामिया, इजिप्ट, इंडस वैली, चाइना। लोगों ने बिल्डिंग्स बनाई, रोड्स बनाई, ट्रेड शुरू किया और इंसान धीरे धीरे पृथ्वी को बदलने लगा। जंगल काटे गए, नदियों का रास्ता बदला गया, जानवरों का शिकार बढ़ा। लेकिन उस समय कोई नहीं जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत है। सिटीज़ बड़ी होती गई, पॉपुलेशन बढ़ती गई और इंसानों की ज़रूरतें भी। मोर फूड, मोर लैंड, मोर रिसोर्सेस। धीरे धीरे इंसान नेचर के साथ रहने के बजाय उसे कंट्रोल करना सीख गया। और फिर मानव इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव आया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन।
मशीन्स, फैक्ट्रीज, कोल, ऑयल और पहली बार इंसान पृथ्वी को उस स्पीड से बदलने वाला था जिसकी कल्पना भी पहले कभी नहीं हुई थी। हजारों सालों तक इंसानों ने सर्वाइव करना सीख लिया, फिर उन्होंने निर्माण करना सीख लिया और अब वे पूरी पृथ्वी को बदलने वाले थे। लेकिन क्या इंसान समझ पाएगा कि जिस ग्रह ने उसे जन्म दिया था उसी ग्रह को वो डिस्ट्रॉय कर रहा है? हजारों सालों तक इंसान प्रकृति के साथ जी रहा था, लेकिन फिर एक ऐसा युग आया जिसने सिर्फ इंसानों को नहीं पूरी पृथ्वी को बदल दिया। 18वीं सदी से पहले दुनिया धीमी थी, अधिकतर लोग खेती करते थे, सिटी छोटी थी और एनर्जी मानव और जानवरों की ताकत से आती थी। लेकिन पॉपुलेशन बढ़ रही थी, ट्रेड बढ़ रहा था और इंसानों को ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए था, ज़्यादा फूड, ज़्यादा कपड़े, ज़्यादा रिसोर्सेस। और इसी ज़रूरत ने मानव इतिहास की सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन को जन्म दिया। साइंटिस्ट्स और इन्वेंटर्स नई मशीन्स बनाने लगे, ऐसी मशीन्स जो इंसानों से तेज़ काम कर सकती थी। और फिर स्टीम इंजन का जन्म हुआ। यह सिर्फ एक इन्वेंशन नहीं था, ये एक नई दुनिया की शुरुआत थी। लेकिन मशीन्स को एनर्जी चाहिए थी और इंसानों ने पृथ्वी के अंदर दबी काली चट्टानों को जलाना शुरू कर दिया। कोल, लाखों साल पुराने प्लांट्स और फॉरेस्ट जो पृथ्वी के अंदर दबकर फ्यूल बन चुके थे। कोल ने फैक्ट्रीज को चलाया, ट्रेन्स को चलाया, शिप्स को चलाया और धीरे धीरे पूरी दुनिया इंडस्ट्रियल स्मोक से भरने लगी। फैक्ट्रीज दिन रात चलने लगी, हजारों लोग एक ही बिल्डिंग के अंदर मशीन्स के साथ काम करने लगे। पहली बार ह्यूमन लेबर मशीनों की स्पीड के साथ जुड़ गया। लेकिन इस प्रोग्रेस की एक कीमत थी। फैक्ट्री वर्कर्स दिन में 14 से 16 घंटे काम करते थे, खतरनाक कंडीशंस में कम पैसे के लिए। ये इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन का डार्क साइड था। फैक्ट्रीज के आसपास सिटीज तेजी से बढ़ने लगी, गांवों से लोग शहरों में आने लगे क्योंकि अब काम खेतों में नहीं फैक्ट्रीज में था। लंदन, मैनचेस्टर, न्यूयॉर्क, बर्लिन, इंडस्ट्रियल सिटीज मानव सिविलाइजेशन के लिए नए केंद्र बन गए। लेकिन इन सिटीज़ की हवा धीरे धीरे जहरीली होने लगी। कोल स्मोक, फैक्ट्रीज, केमिकल वेस्ट, इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस अब पोल्यूशन पैदा कर रहा था। फिर इंसानों ने पृथ्वी के अंदर एक और शक्ति खोजी, ऑयल, लिक्विड एनर्जी, जो दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। कार्स, एयरप्लेन्स, मास ट्रांसपोर्टेशन, अब इंसान पहले से कहीं ज़्यादा तेज ट्रैवल कर सकता था और ऑयल मॉडर्न सिविलाइजेशन का ब्लड बन गया। इंडस्ट्रियल एज ने सिर्फ मशीन्स नहीं बनाई, इसने कंजम्पशन कल्चर पैदा किया। अब दुनिया मास प्रोडक्शन पर चल रही थी, ज़्यादा प्रोडक्ट्स, ज़्यादा फैक्ट्रीज, ज़्यादा एनर्जी और ज़्यादा रिसोर्सेस। जंगल काटे जाने लगे, माउंटेन्स खोदे जाने लगे, रिवर्स इंडस्ट्रियल वेस्ट से भरने लगी, लेकिन ग्रोथ रुक नहीं रही थी। फिर इलेक्ट्रिसिटी आई और पहली बार रात भी दिन जैसे होने लगी। फैक्ट्रीज अब 24 घंटे चलने लगी। सिटीज़ कभी नहीं सोती थी, टेक्नोलॉजी तेज़ी से इवॉल्व होने लगी। टेलीफोन्स, रेडियो, कार्स, एयरप्लेन्स, ह्यूमन सिविलाइजेशन अब अनस्टॉपेबल लग रहा था। लेकिन इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी सिर्फ प्रोग्रेस के लिए इस्तेमाल नहीं हुई, उसी टेक्नोलॉजी ने दुनिया के सबसे डिस्ट्रक्टिव वॉर्स पैदा किए। फैक्ट्रीज वेपन्स बनाने लगी, मशीन्स डिस्ट्रक्शन पैदा करने लगी और पहली बार इंसानों के पास पूरे सिटीज डिस्ट्रॉय करने की ताकत थी। इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन अब प्लैनेट लेवल पावर हासिल कर चुका था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मानव सिविलाइजेशन ने अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ देखी। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, मेगा सिटीज, ग्लोबल ट्रेड, प्लास्टिक, एयर ट्रैवल, मास कंजम्पशन। 1950 के बाद इंसानों ने उतने रिसोर्सेज इस्तेमाल किए जितने उससे पहले पूरे मानव इतिहास ने कभी नहीं किए थे। लेकिन प्रोग्रेस की असली कीमत अब दिखाई देने लगी। रिवर्स पॉइजन हो रही थी, फॉरेस्ट गायब हो रहे थे, एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो रहे थे और एटमॉस्फेयर धीरे धीरे बदल रहा था। कोल, ऑयल, गैस, इन फ्यूल्स को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड तेजी से बढ़ रही थी और पृथ्वी धीरे धीरे गर्म होने लगी। इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन एक आइडिया पर बनी थी कि ग्रोथ कभी खत्म नहीं होगी, मोर प्रोडक्शन, मोर एनर्जी, मोर एक्सपेंशन। लेकिन पृथ्वी सीमित है,
उसके रिसोर्सेस सीमित है, उसके फॉरेस्ट सीमित है, उसका एटमॉस्फेयर सीमित है और इंसान पहली बार उन लिमिट्स के करीब पहुंच रहा था। मशीन्स ने इंसानों को पावर दी, फैक्ट्रीज ने सिविलाइजेशन को बदल दिया, टेक्नोलॉजी ने दुनिया को जोड़ दिया, लेकिन उसी प्रोग्रेस ने धीरे धीरे पृथ्वी को बदलना शुरू कर दिया और आने वाले समय में इसका असर पूरी मानव सिविलाइजेशन महसूस करने वाली थी। पृथ्वी पर जीवन सिर्फ महासागरों में नहीं, जंगलों में भी फलता फूलता है। ये फॉरेस्ट सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं है, ये लिविंग सिस्टम्स है जो क्लाइमेट को स्टेबलाइज करते हैं, रेनफॉल कंट्रोल करते हैं, कार्बन एब्जॉर्ब करते हैं और करोड़ों स्पीसीज को जीवन देते हैं। लेकिन इंसान धीरे धीरे इन जंगलों को गायब कर रहा है। जंगल इंसानों से कहीं ज़्यादा पुराने हैं। जब पृथ्वी पर डायनासोर्स थे तब भी फॉरेस्ट मौजूद थे। उन्होंने मास एक्सटेंशन सर्वाइव किए, आइस एजेस सर्वाइव किए, वोल्केनोज सर्वाइव किए, लेकिन शायद वे इंसानों को सर्वाइव ना कर पाए। दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट अमेज़न, इसे अक्सर अर्थ के लंग्स कहा जाता है क्योंकि ये एटमॉस्फेयर से इनॉर्मस अमाउंट्स ऑफ कार्बन एब्जॉर्ब करता है और क्लाइमेट को रेगुलेट करने में मदद करता है। लेकिन फॉरेस्ट सिर्फ कार्बन एब्जॉर्ब नहीं करते, वे रेनफॉल भी क्रिएट करते हैं। ट्रीज अपनी लीव्स से वाटर वेपर रिलीज करते हैं जो क्लाउड्स बनाता है और फिर बारिश। इस प्रोसेस के बिना पूरे रीजन सूख सकते हैं। हजारों सालों तक इंसानों ने फॉरेस्ट का इस्तेमाल सर्वाइवल के लिए किया, वुड, फायर और शेल्टर। लेकिन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन के बाद सब कुछ बदल गया। अब फॉरेस्ट रिसोर्सेस बन गए। हर दिन दुनिया भर में लाखों ट्रीज काटे जाते हैं, फर्नीचर के लिए, पेपर के लिए, रोड्स के लिए, फैक्ट्रीज के लिए और एक्सपेंडिंग सिटीज के लिए। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा संकट अमेज़न में दिखाई दे रहा है। हर साल रेन फॉरेस्ट के विशाल हिस्से साफ किए जाते हैं, कैटल फार्मिंग के लिए, सोयाबीन फार्मिंग के लिए, माइनिंग के लिए। ट्रीज जलाए जाते हैं, ज़मीन साफ की जाती है और कुछ ही दिनों में हजारों साल पुराना इकोसिस्टम गायब हो जाता है। लेकिन जब फॉरेस्ट खत्म होते हैं तो सिर्फ पेड़ नहीं मरते, पूरी दुनिया बदल जाती है। रेन फॉरेस्ट पृथ्वी की बायोडाइवर्सिटी का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ मिलियंस ऑफ स्पीशीज रहती है, कई ऐसी स्पीशीज जिन्हें साइंस ने अभी डिस्कवर भी नहीं किया। लेकिन जब फॉरेस्ट काटे जाते हैं, एनिमल्स अपने हैबिटेट्स खो देते हैं। कुछ माइग्रेट करते हैं, कुछ सर्वाइव नहीं कर पाते और कुछ स्पीशीज हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। नेचर एक कनेक्टेड सिस्टम है। हर स्पीशीज किसी दूसरी स्पीशीज से जुड़ी हुई है। अगर इंसेक्ट्स गायब हुए तो पोलिनेशन प्रभावित होगी, अगर पोलिनेशन खत्म हुई तो प्लांट्स कम होंगे, अगर प्लांट्स कम हुए तो फूड चेन्स कोलैप्स होने लगेंगी और धीरे धीरे पूरे इकोसिस्टम्स टूट सकते हैं। लेकिन फॉरेस्ट सिर्फ एनिमल्स के लिए ज़रूरी नहीं है, वे सॉइल को भी जिंदा रखते हैं। ट्री रूट्स सॉइल को पकड़ कर रखते हैं, वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और इरोजन रोकते हैं। जब फॉरेस्ट हट जाते हैं तो सॉइल तेजी से खराब होने लगती है। रेन फर्टाइल लैंड को बहा ले जाती है और कई जगह डेजर्टिफिकेशन शुरू हो जाती है। साइंटिस्ट वार्न करते हैं कि फ्यूचर में फूड प्रोडक्शन भी प्रभावित हो सकती है। लेकिन फॉरेस्ट सिर्फ एनिमल्स का घर नहीं है, करोड़ों इंसान भी जंगलों पर डिपेंड करते हैं। इंडिजिनियस ट्राइब्स हजारों सालों से फॉरेस्ट के साथ बैलेंस में जी रही है। वे नेचर को रिसोर्सेस नहीं, एक लिविंग सिस्टम मानते हैं। लेकिन जब फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय होते हैं तो उनकी कल्चर, उनकी आइडेंटिटी और उनका फ्यूचर भी खतरे में आ जाता है। फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के खिलाफ पृथ्वी की सबसे पावरफुल डिफेंसेस में से एक है। ट्रीज कार्बन एब्सॉर्ब करते हैं, लेकिन जब फॉरेस्ट जलते हैं या काटे जाते हैं तो वही कार्बन वापस एटमॉस्फेयर में चला जाता है और ग्लोबल वार्मिंग और तेजी से बढ़ने लगती है। साइंटिस्ट एक डेंजरस पॉसिबिलिटी के बारे में वार्न करते हैं, अमेज़न टिपिंग पॉइंट। अगर रेन फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन एक निश्चित लेवल तक पहुंच गया तो अमेज़न खुद को सस्टेन नहीं कर पाएगा। रेनफॉल कम हो जाएगी, ट्रीज मरने लगेंगे और रेन फॉरेस्ट धीरे धीरे सवाना में बदल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इसका असर पूरी पृथ्वी के क्लाइमेट पर पड़ेगा। लेकिन नेचर में हीलिंग की क्षमता है। जहां फॉरेस्ट दोबारा लगाए गए वहां वाइल्ड लाइफ वापस लौटने लगी, रिवर्स रिकवर होने लगी, रेनफॉल इंप्रूव होने लगी। दुनिया भर में साइंटिस्ट और कंजर्वेशन ग्रुप फॉरेस्ट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन हर दिन महत्वपूर्ण है। फॉरेस्ट सिर्फ पेड़ नहीं है, वे पृथ्वी का ब्रीदिंग सिस्टम है। वे क्लाइमेट को स्टेबलाइज करते हैं, जीवन को सपोर्ट करते हैं और इस ग्रह को हैबिटेबल बनाते हैं। लेकिन अगर इंसान उन्हें डिस्ट्रॉय करता रहा तो शायद एक दिन हम सिर्फ फॉरेस्ट नहीं खोएंगे, हम उस बैलेंस को खो देंगे जिस पर सिविलाइजेशन टिकी हुई है। पृथ्वी एक ओशन प्लैनेट है। इस ग्रह की सरफेस का 70% से ज़्यादा हिस्सा महासागरों से ढका हुआ है और शायद जीवन की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। अरबों सालों तक महासागरों ने क्लाइमेट स्टेबलाइज किया, ऑक्सीजन बनाया और जीवन को सस्टेन किया। लेकिन अब इंसान पृथ्वी के महासागरों को बदल रहा है। महासागर सिर्फ पानी नहीं है, वे एक विशाल लिविंग सिस्टम है। कोरल रीफ्स, डीप सी इकोसिस्टम, माइक्रोस्कोपिक प्लैंकटन और लाखों मरीन स्पीसीज, ये सब एक डेलिकेट बैलेंस में जुड़े हुए हैं। लेकिन इंसानी सिविलाइजेशन अब उस बैलेंस को डिस्टर्ब कर रही है। 20वीं सदी में इंसानों ने एक मटेरियल बनाया जो मॉडर्न सिविलाइजेशन का हिस्सा बन गया, प्लास्टिक। चीप, लाइट वेट और ऑलमोस्ट इंडिस्ट्रक्टिबल। प्लास्टिक ने इंडस्ट्रीज बदल दी, पैकेजिंग बदल दी, डेली लाइफ बदल दी। लेकिन इसी मटेरियल ने महासागरों को भरना शुरू कर दिया। हर साल मिलियंस ऑफ टन्स प्लास्टिक समुद्र में पहुंचता है और इसका ज़्यादातर हिस्सा नदियों के जरिए आता है। क्योंकि प्लास्टिक सिर्फ गायब नहीं होता, वो दशकों तक, कभी कभी सेंचुरीज तक एनवायरनमेंट में बना रहता है। पैसिफिक ओशन में प्लास्टिक वेस्ट का एक मैसिव जोन बन चुका है, एक फ्लोटिंग गार्बेज फील्ड जो कई देशों से भी बड़ा है। लेकिन सबसे खतरनाक चीज़ वो प्लास्टिक नहीं है जो दिखाई देता है। समय के साथ प्लास्टिक छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है। माइक्रोप्लास्टिक्स इतने छोटे कि वे ओशंस के हर हिस्से में पहुंच चुके हैं, डीप सी में, आर्कटिक सी में, रेन वाटर में और इंसानी शरीर में भी। मरीन एनिमल्स प्लास्टिक को फूड समझ लेते हैं। टर्टल्स, सी बर्ड्स, वेल्स, फिश, लाखों एनिमल्स हर साल प्लास्टिक पोल्यूशन की वजह से मरते हैं। लेकिन प्लास्टिक महासागरों का एकमात्र खतरा नहीं है। क्लाइमेट चेंज अब ओशंस को भी बदल रहा है। पृथ्वी की एक्स्ट्रा हीट का ज़्यादातर हिस्सा महासागर एब्जॉर्ब करते हैं और ओशंस धीरे धीरे गर्म हो रहे हैं। कोरल रीफ्स मरीन इकोसिस्टम्स का फाउंडेशन है। लेकिन जब वाटर टेम्परेचर बढ़ता है तो कोरल्स स्ट्रेस में चले जाते हैं। वे अपने अंदर रहने वाले अलगी खो देते हैं और धीरे धीरे सफ़ेद होने लगते हैं। इसे कहते हैं कोरल ब्लीचिंग। अगर टेम्परेचर लंबे समय तक हाई रहा तो कोरल्स मर जाते हैं और जब रीफ्स मरते हैं तो हजारों मरीन स्पीशीज अपना हैबिटेट खो देते हैं। लेकिन ओशंस एक और इनविजिबल चेंज का सामना कर रहे हैं। जब एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है तो उसका कुछ हिस्सा ओशंस एब्जॉर्ब करते हैं और इससे समुद्र का पानी धीरे धीरे एसिडिक होने लगता है। ये चेंज शेल्स और कोरल्स बनाने वाले ऑर्गेनिज्म के लिए डेंजरस हो सकता है क्योंकि एसिडिक वाटर उनकी स्ट्रक्चर्स को कमजोर करने लगता है। लेकिन इंसानों ने महासागरों से सिर्फ पोल्यूशन ही नहीं दिया, हमने उसे ज़रूरत से ज़्यादा लिया भी। मॉडर्न फिशिंग फ्लीट्स इतनी पावरफुल हो चुकी है कि कुछ ही दशकों में उन्होंने फिश पॉपुलेशन ड्रास्टिकली कम कर दी। कुछ स्पीसीज कोलैप्स के करीब पहुंच चुकी है और जब टॉप प्रेडेटर्स कम होते हैं तो पूरा मरीन फूडवे प्रभावित होता है। पोल्यूशन और एग्रीकल्चरल केमिकल्स महासागरों में एक और संकट पैदा कर रहे हैं, डेड जोन्स। ऐसे एरिया जहां ऑक्सीजन लेवल्स इतने कम हो जाते हैं कि मरीन लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाती। फर्टिलाइजर्स रिवर्स के जरिए ओशंस में जाते हैं जिससे अलगी ब्लूम्स बढ़ते हैं और जब ये अलगी मरती है तो डीकम्पोजिशन पानी से ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेता है और धीरे धीरे पूरे एरियाज लाइफलेस बन जाते हैं। हमने स्पेस का मैप बना लिया, लेकिन पृथ्वी के डीप ओशंस अब भी लार्जली अनएक्सप्लोर्ड है। साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि डीप सी में ऐसी स्पीशीज हो सकती है जिन्हें इंसानों ने कभी नहीं देखा। लेकिन इंडस्ट्रियल माइनिंग और डीप सी एक्सट्रैक्शन अब इन अनटच इकोसिस्टम तक पहुंचने लगे हैं और शायद हम उन्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे उन्हें समझने से पहले। महासागर सिर्फ मरीन लाइफ के लिए ज़रूरी नहीं है, वे क्लाइमेट रेगुलेट करते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं और बिलियंस ऑफ ह्यूमंस को फूड देते हैं। अगर ओशंस कोलैप्स हुए तो सिविलाइजेशन भी प्रभावित होगी। लेकिन नेचर अभी भी फाइट कर रही है। कुछ रीफ्स रिकवर हो रहे हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज में फिश पॉपुलेशन बढ़ रही है,
साइंटिस्ट नई टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रहे हैं जो ओशंस को बचाने में मदद कर रही है, लेकिन समय तेजी से निकल रहा है। महासागर पृथ्वी का हार्ट है। उन्होंने इस ग्रह पर जीवन शुरू किया, क्लाइमेट स्टेबलाइज किया और सिविलाइजेशन को सर्वाइव किया। लेकिन अगर इंसान उन्हें पॉइजन करता रहा तो शायद एक दिन पृथ्वी नीला ग्रह नहीं रहेगी। पृथ्वी पर जीवन हमेशा स्थिर नहीं रहा। इस ग्रह ने बार बार डिस्ट्रक्शन देखा है, वोल्केनोज, एस्टेरॉइड्स, आइस एजेस और मास एक्सटिंक्शंस। लेकिन आज पृथ्वी एक और एक्सटिंक्शन इवेंट का सामना कर रही है, और इस बार वजह कोई एस्टेरॉइड नहीं, वजह है इंसान। पिछले 540 मिलियन सालों में पृथ्वी ने 5 बड़े मास एक्सटिंक्शंस देखे हैं। ऐसे इवेंट्स जहां बहुत कम समय में पृथ्वी की अधिकांश स्पीशीज गायब हो गए। पहला मास एक्सटिंक्शन समुद्री जीवन को खत्म कर गया, फिर मैसिव वोल्केनिक इरप्शंस, क्लाइमेट शिफ्ट्स और कोलैप्सिंग इकोसिस्टम्स। लेकिन सबसे फेमस एक्सटिंक्शन 66 मिलियन साल पहले हुआ, जब एक जायंट एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया। उस इंपैक्ट ने डायनासोर्स की दुनिया खत्म कर दी। लेकिन आज पृथ्वी एक नए एक्सटिंक्शन का सामना कर रही है, और उसकी स्पीड नेचुरल एक्सटिंक्शन से 100 ऑफ टाइम्स ज्यादा हो सकती है। हजारों सालों तक इंसान सिर्फ एक स्पीशीज था, लेकिन इंडस्ट्रियल एज के बाद हम प्लैनेट स्केल फोर्स बन गए। हमने फॉरेस्ट बदले, रिवर्स बदली, ओशंस बदले और एटमॉस्फेयर बदल दिया। अब पृथ्वी का लगभग हर इकोसिस्टम ह्यूमन एक्टिविटी से प्रभावित है। साइंटिस्ट वार्न करते हैं कि वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन तेजी से गिर रही है, फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, ओशंस पोल्यूटेड हो रहे हैं, क्लाइमेट बदल रहा है और एनिमल्स अपना हैबिटेट खो रहे हैं। पोलर बियर्स आर्टिक आइस पर डिपेंड करते हैं, लेकिन वार्मिंग उनकी दुनिया पिघला रही है। राइनोस पोचिंग का शिकार हुए और कुछ स्पीशीज इतनी कम बची है कि शायद वे हमारी लाइफ टाइम में एक्सटिंक्ट हो जाए। लेकिन एक्सटिंक्शन सिर्फ बड़े एनिमल्स तक सीमित नहीं है। सबसे डेंजरस डिक्लाइन शायद इंसेक्ट्स में हो रहा है। इंसेक्ट्स पोलिनेशन करते हैं, सॉइल मेंटेन करते हैं और फूड चेन का फाउंडेशन है। अगर इंसेक्ट्स गायब हुए तो एग्रीकल्चर प्रभावित होगी, प्लांट्स प्रभावित होंगे और एंटायर इकोसिस्टम डिस्टेबलाइज हो सकते हैं। नेचर एक जायंट कनेक्टेड नेटवर्क है। हर स्पीशीज किसी दूसरी स्पीशीज से जुड़ी हुई है। अगर एक हिस्सा कोलैप्स हुआ तो बाकी सिस्टम भी प्रभावित हो सकता है। कुछ प्रेडेटर्स इकोसिस्टम को बैलेंस में रखते हैं। अगर वे गायब हुए तो पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस बदल सकता है, और यही आज कई रीजन्स में हो रहा है। मरीन इकोसिस्टम्स भी रैपिड डिक्लाइन का सामना कर रहे हैं। ओवरफिशिंग, पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, कोरल रीफ्स मर रहे हैं, फिश पॉपुलेशंस गिर रही है, और कुछ साइंटिस्ट वार्न करते हैं कि फ्यूचर ओशंस आज की तुलना में कई ज्यादा साइलेंट हो सकते हैं। लेकिन बायोडाइवर्सिटी लॉस सिर्फ एनिमल्स की समस्या नहीं है। ह्यूमन सिविलाइजेशन भी इकोसिस्टम पर डिपेंड करती है। फूड, वाटर, मेडिसिन, क्लाइमेट स्टेबिलिटी, ये सब हेल्दी इकोसिस्टम से जुड़े हुए हैं। अगर इकोसिस्टम्स कोलैप्स हुए तो सिविलाइजेशन भी प्रभावित होगी। साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि पृथ्वी पर मिलियन स्पीशीज ऐसी है जिन्हें इंसानों ने अभी डिस्कवर भी नहीं किया। लेकिन कई स्पीशीज डिस्कवर होने से पहले ही एक्सटिंक्ट हो सकती है, और शायद हम कभी जान भी नहीं पाएंगे कि हमने क्या खो दिया। नेचुरल एक्सटिंक्शन आमतौर पर हजारों सालों में होती है, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटी इन चेंजेस को डेंजरसली एक्सीलरेट कर रही है। साइंटिस्ट इसे होलोसिन एक्सटिंक्शन या सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन कहते हैं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। दुनिया भर में साइंटिस्ट, कंजर्वेशनिस्ट और लोकल कम्युनिटी स्पीशीज बचाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, मरीन रिजर्व्स, ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, रीवाइल्डिंग प्रोजेक्ट्स, कुछ स्पीशीज वापस रिकवर भी कर रही है। लेकिन हर साल महत्वपूर्ण है। सवाल सिर्फ एनिमल्स का नहीं है, सवाल है कि फ्यूचर अर्थ कैसे होगी। क्या आने वाली जनरेशन टाइगर सिर्फ बुक्स में दिखेंगी? क्या कोरल रीफ्स सिर्फ ओल्ड डॉक्यूमेंट्रीज में बचेंगे? क्या फॉरेस्ट सिर्फ मेमोरीज बन जाएंगे? पृथ्वी ने पहले भी एक्सटिंक्शंस देखे हैं, लेकिन पहली बार एक स्पीशीज पूरे बायोस्फीयर को बदल रही है। हम वही स्पीशीज है जो डिस्ट्रक्शन पैदा कर रहे हैं, लेकिन
हम वही स्पीशीज भी है जो इसे रोक सकते हैं। सवाल ये नहीं है कि पृथ्वी सर्वाइव करेगी या नहीं, सवाल ये है कि क्या हमारे साथ सर्वाइव करेगी। इंसानों ने पृथ्वी को बदल दिया, जंगल काटे, महासागर पोल्यूटेड किए, क्लाइमेट बदला और काउंटलेस स्पीशीज को एक्सटिंक्शन के करीब पहुंचा दिया। लेकिन क्या कहानी यही खत्म होती है? क्या सिविलाइजेशन सिर्फ डिस्ट्रक्शन की कहानी है, या क्या अभी भी उम्मीद बची है? नेचर कमजोर नहीं है। इस ग्रह ने एस्टेरॉयड इंपैक्ट सर्वाइव किए, आइस एजेस सर्वाइव किए, मास एक्सटिंक्शन सर्वाइव किए, और अगर इंसान डिस्ट्रक्शन रोक दे तो इकोसिस्टम्स रिकवर भी कर सकते हैं। जहां फॉरेस्ट दोबारा लगाए गए वहां वाइल्ड लाइफ वापस लौटने लगी, जहां रिवर साफ की गई वहां फिश पॉपुलेशन वापस आने लगी। कुछ प्लेसेस जो कभी डेड जोन बन चुके थे आज फिर से जीवित है। दुनिया भर में हजारों साइंटिस्ट एक ही गोल पर काम कर रहे हैं, पृथ्वी को समझना और उसे बचाना। क्लाइमेट रिसर्चर्स, ओशियोनोग्राफर्स, इकोलॉजिस्ट, इंजीनियर्स, वे सिर्फ वार्निंग्स नहीं दे रहे, वे सॉल्यूशंस भी बना रहे हैं। इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन फॉसिल फ्यूल्स पर बनी थी, कोल, ऑयल, गैस, लेकिन अब दुनिया धीरे धीरे एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ बढ़ रही है। सोलर पावर, विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ये टेक्नोलॉजीज ऐसे सिविलाइजेशन बनाने की कोशिश में है जो ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी दोनों को बैलेंस कर सके। इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टेशन, स्मार्ट सिटीज, बैटरी टेक्नोलॉजी, ये सब फ्यूचर सिविलाइजेशन की फाउंडेशन बन सकते हैं। दुनिया भर में मिलियंस ट्रीज लगाए जा रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट डिस्ट्रॉयड इकोसिस्टम्स को रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ कंट्रीज अपने फॉरेस्ट एक्सपांड कर रही है और साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि हेल्दी फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज को स्लो करने में मदद कर सकते हैं। जब फॉरेस्ट वापस आते हैं तो वाइल्ड लाइफ भी लौटने लगती है, रिवर्स रिकवर होती है, रेनफॉल इम्प्रूव होती है और इकोसिस्टम्स धीरे धीरे हील होने लगती है। महासागरों को बचाने के लिए भी नई टेक्नोलॉजीज बनाई जा रही है। प्लास्टिक क्लीन अप सिस्टम्स, सस्टेनेबल फिशिंग, मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज, कुछ कोरल रीफ्स साइंटिस्ट द्वारा रीग्रो किए जा रहे हैं। हालांकि ओशन रिकवरी स्लो है, लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन प्लानिटरी चेंज सिर्फ गवर्नमेंट्स और साइंटिस्ट पर डिपेंड नहीं करता, हर इंसान इस स्टोरी का हिस्सा है। एनर्जी यूज, वेस्ट, कंजम्पशन, फूड चॉइसेस, सिविलाइजेशन अरबों छोटे डिसीजन से बनती है। दुनिया भर में एक नई जनरेशन इस क्राइसिस को सीरियसली ले रही है। दे आर आस्किंग क्वेश्चंस, फ्यूचर कैसा होगा? क्या सिटीज सर्वाइव करेगी? क्या फॉरेस्ट बचेंगे? क्या ओशंस रिकवर होंगे? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या इंसान समय रहते बदल पाएगा? लेकिन हर साल महत्वपूर्ण है। क्लाइमेट सिस्टम्स धीरे नहीं बदल रहे, वे एक्सेलरेट हो रहे हैं। कुछ साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि ह्यूमैनिटी एक नैरो विंडो में खड़ी है, जहां डिसीजंस फ्यूचर सेंचुरीज तय कर सकते हैं। लेकिन इमेजिन करो, एक ऐसी सिविलाइजेशन जो नेचर के खिलाफ नहीं, उसके साथ काम करे। क्लीन एनर्जी, रिस्टोर्ड इकोसिस्टम्स, सस्टेनेबल सिटीज, हेल्दी ओशंस, एक ऐसा फ्यूचर जहां प्रोग्रेस डिस्ट्रक्शन की कीमत पर ना हो। ये इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसके लिए सिविलाइजेशन को बदलना होगा। इंसान एक पैराडॉक्स है, हमने फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय किए लेकिन नेशनल पार्क्स भी बनाए, हमने पोल्यूशन फैलाया लेकिन सॉल्यूशंस भी खोजे, हमने स्पीशीज को एक्सटिंक्ट तक पहुंचाया लेकिन कंजर्वेशन मूवमेंट्स भी शुरू किए। हम डिस्ट्रक्शन की वजह भी है और शायद उम्मीद की वजह भी। पृथ्वी अरबों साल पुरानी है, लेकिन ह्यूमन सिविलाइजेशन सिर्फ कुछ हजार साल पुरानी, और इतने कम समय में हमने पूरे प्लेनेट को बदल दिया। अब सवाल ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी कितनी पावरफुल होगी, सवाल ये है कि विजडम क्या पावर के साथ इवॉल्व होगी। क्योंकि अगर इंसान अपने प्लेनेट के साथ बैलेंस में जीना सीख गया तो फ्यूचर अभी ब्यूटीफुल हो सकता है, लेकिन अगर नहीं तो शायद एक दिन पृथ्वी सर्वाइव करेगी, लेकिन सिविलाइजेशन नहीं।